कैसे एक व्यापारिक कंपनी ने पूरी भारतीय सत्ता पर कब्जा कर लिया। भूमिका, क्या ये सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी थी? 1600 में बनी ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी नहीं थी, यह आधुनिक मल्टीनेशनल कंपनियों की जननी थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत से मसाले, कपड़ा, चाय और अन्य कीमती वस्तुएं खरीदना और इंग्लैंड में बेचना था। लेकिन कंपनी ने धीरे धीरे व्यापार के साथ साथ राजनीतिक शक्ति हासिल करनी शुरू कर दी। आखिर कैसे एक विदेशी कंपनी ने भारत को इतनी जल्दी और कम प्रयास में अपने नियंत्रण में ले लिया? आज हम इसी पर गहराई से चर्चा करेंगे। 1. ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन और शुरुआती रणनीति। ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता की जड़ें दो मुख्य चीजों में थी, राजनीतिक हस्तक्षेप और सैन्य बल। 1600 इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को विशेष व्यापारिक अधिकार रॉयल चार्टर दिया। 1615 जहांगीर के समय अंग्रेज भारत आए और व्यापार के लिए अनुमति ली। 1619 सूरत में पहला व्यापारिक केंद्र फैक्ट्री स्थापित किया। 1651 बंगाल में व्यापार की अनुमति मिली और हुगली में फैक्ट्री स्थापित की। धीरे धीरे अंग्रेजों ने व्यापार के बहाने अपने सैन्य ठिकाने मजबूत किए और भारत के शासकों के बीच आपसी झगड़ों का फायदा उठाने लगे। 2. छल और धोखा। प्लासी की लड़ाई 1757 और बंगाल पर कब्जा। ईस्ट इंडिया कंपनी का असली खेल बंगाल से शुरू हुआ। नवाब सिराजुद्दौला को कंपनी की बढ़ती ताकत पर संदेह हुआ। उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि वे अपनी किलेबंदी बंद करें, लेकिन अंग्रेजों ने मीर जाफर से गुप्त समझौता किया, जो नवाब का सेनापति था। 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला हार गए क्योंकि उनकी सेना ने उनका साथ छोड़ दिया। नतीजा, बंगाल पर कंपनी का सीधा नियंत्रण हो गया और भारतीय धन की लूट शुरू हो गई। 3. भारतीय अर्थव्यवस्था पर हमला, व्यापार नहीं, लूट का मॉडल। प्लासी की जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को एक लूट का अड्डा बना दिया। कंपनी ने भारतीय व्यापारियों और किसानों पर भारी कर लगा दिया। 1757 से 1765 के बीच बंगाल से 1.2 करोड़ पाउंड, आज के अरबों रुपये, इंग्लैंड भेजे गए। 1770 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा, जिसमें 1 करोड़ लोग मारे गए, लेकिन अंग्रेजों ने कर वसूलना जारी रखा। यानी कंपनी का असली उद्देश्य भारत की संपत्ति को इंग्लैंड ले जाना था। 4. बक्सर की लड़ाई 1764, भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा। बक्सर की लड़ाई 1764 भारत में ब्रिटिश वर्चस्व का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। इसमें अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हराया। इस जीत के बाद 1765 में इलाहाबाद संधि हुई, जिससे कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व संग्रहण का अधिकार मिल गई। अब कंपनी न केवल व्यापार कर रही थी, बल्कि भारत का असली शासक बन चुकी थी। 5. युद्ध और विस्तार की नीति, पूरे भारत पर कब्जा। कंपनी ने अपने डिवाइड और रूल, फूट डालो, राज करो नीति का इस्तेमाल कर भारत के विभिन्न हिस्सों को कब्जे में लिया। 1799 चौथे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की हार। 1818 तीसरे मराठा युद्ध में मराठों की हार। 1849 दूसरे सिख युद्ध में पंजाब पर कब्जा। कंपनी धीरे धीरे पूरे भारत पर नियंत्रण जमा चुकी थी। 6. भारतीय समाज को कमजोर करने की नीति। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को अपने शासन के लिए कमजोर किया। 1. भारतीय उद्योगों का विनाश। भारतीय कपड़ा उद्योग को खत्म करने के लिए भारी कर लगाए गए। अंग्रेजों ने भारतीय किसानों को मजबूर किया कि वे सिर्फ नील और अफीम जैसी चीजें उगाएं, जिससे खाद्य उत्पादन घट गया। भारतीय कारीगरों को अंग्रेजों ने बेरोजगार बना दिया। 20. सामाजिक और सांस्कृतिक हस्तक्षेप। अंग्रेजों ने भारतीय समाज में धार्मिक और जातिगत मतभेद बढ़ाए। मिशनरियों के माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली को कमजोर किया गया। पश्चिमी शिक्षा पद्धति को लागू करके भारतीयों को ब्रिटिश शासन का समर्थक बनाने की कोशिश की गई। 7. अफीम और चीन, वैश्विक व्यापार और शोषण। ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि चीन को भी लूटने लगी। कंपनी ने बिहार और बंगाल में अफीम की खेती करवाई। इसे चीन में बेचा गया, जिससे चीन में लाखों लोग नशे के आदी हो गए। जब चीन ने विरोध किया, तो ब्रिटेन ने 1839-42 के बीच अफीम युद्ध किया और चीन को जबरदस्ती हार माननी पड़ी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का मॉडल पूरी दुनिया में लूट पर आधारित था। 8. भ्रष्टाचार और पतन, कंपनी का अंत। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अत्यधिक भ्रष्टाचार और क्रूरता से भरा था। कंपनी के अधिकारी भारतीय धन से अमीर बन गए, जबकि भारत गरीब होता गया। 1857 का विद्रोह कंपनी के लिए सबसे बड़ा झटका था। भारतीय सिपाहियों और जनता ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बगावत कर दी। ब्रिटिश सरकार ने 1858 में कंपनी का शासन खत्म कर दिया और भारत को सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया। 9. ईस्ट इंडिया कंपनी से आज की बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या सीख ले सकती हैं? रॉबिन्स की किताब द कॉर्पोरेशन दैट चेंज्ड द वर्ल्ड हमें सिखाती है कि जब एक कंपनी को असीमित शक्ति मिल जाती है, तो वह व्यापार नहीं, बल्कि शोषण का अड्डा बन जाती है।
आज भी कई बड़ी कंपनियां गरीब देशों के संसाधनों का दोहन कर रही हैं। क्या आज की टेक कंपनियां भी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह नई नीतियों को लागू कर रही हैं? क्या विकासशील देशों का आर्थिक शोषण आज भी हो रहा है? आपको क्या लगता है? क्या आज भी वैश्विक स्तर पर ऐसी कंपनियों का प्रभाव है? कमेंट में अपनी राय बताएं।